बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर आज जिस ऑर्गेनेली पे उसका नाम है जी साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम इस लफ्ज का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द साइटोस्केलेटन। स्टूडेंट याद रखिएगा, साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन हम बोलते हैं ढांचे को। तो ये आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है दरअसल सेल का स्केलेटन। और स्टूडेंट आप लोग सारे जानते हैं कि अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन का काम क्या होता है। स्केलेटन का काम होता है प्रॉपर किसी भी जानदार को शेप देना, उसकी प्रोटेक्शन देना उसको, ये होता है स्केलेटन का काम। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के सेल के स्केलेटन को। तो मतलब इसका ये है कि ये वो स्केलेटन है जो सेल को प्रॉपर क्या देगा, सपोर्ट देगा और प्रॉपर शेप देगा। आते हैं जी इसकी डिफाइन की तरफ। साइटोस्केलेटन रेफर टू द थ्री टाइप्स ऑफ द फाइब्रस स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा तीन तरह के आपको फाइब्रस स्ट्रक्चर नजर आते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन के बने हुए नजर आते हैं। दैट इन जनरल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, जिनका काम यह है कि या ओवरऑल सेल को क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने माइंड में रखे कि ये जो स्ट्रक्चर होंगे वो फाइब्रस हैं और ये सेल को क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा मेन एम भी यही आज कि देखना हमने ये है कि सेल को सपोर्ट कैसे मिलती है। और सपोर्ट देने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि आपके पास थ्री टाइप्स हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर की जो सेल को क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। तो वन बाय वन आते हैं, देखते हैं ये साइटोस्केलेटन कहाँ पे मौजूद होता है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन कॉन्टेन इन साइटोसोल कॉन्टेन द साइटोस्केलेटन फाइबर। असल में ये साइटोस्केलेटन जो है ये मौजूद होते हैं साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में आपको ये नजर आएगी और ये तीन टाइप्स के। नंबर एक हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के हवाले से, फिर हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट के हवाले से और फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के हवाले से। तो वन बाय वन चलते हैं जी, देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टूडेंट याद रखिएगा दीज आर द लॉन्ग, ये हमेशा लंबी होती है, हॉलो अंदर से खोखली होती है। अन ब्रांच आपको ये नजर आएंगी और सिलेंडर स्ट्रक्चर्स में आपको नजर आएंगे। सिलेंडर स्ट्रक्चर जैसा कि डायग्राम आपको ये देखनी है, यहाँ पे ये बिल्कुल हॉलो है और अंदर से ना आपको ये हॉलो खोखले नजर आएंगे, मतलब ये इस शेप में है जैसा कि आपको ये नजर आ रहे हैं। और इसमें से कोई भी चीज ऐसे पास आउट हो सकती है, अंदर से बिल्कुल खाली है। अनब्रांच्ड आपको मैंने बोला इनकी कोई साइडों पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की ब्रांचेस नजर नहीं आती और ये सिलेंड्रिकल आपको नजर आते हैं, बिल्कुल सिलेंडर नुमा, जिसकी दोनों साइडों पे आपको ओपनिंग जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से आपको ये नजर आते हैं। उसके बाद अगर हम डायमीटर की बात करें तो स्टूडेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर है वो हमारे पास होता है 25 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये एरिया याद रखना है कि हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डायमीटर कितना है। तो स्टूडेंट कितना डायमीटर है हमारे पास, 25 नैनोमीटर। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके फंक्शन की जानिब कि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट पहला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर इन्वॉल्वड इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल। अब व्हाट इज मेंट बाय असेंबली एंड डिसअसेंबली। असेंबली का मतलब होता है मिलाना या इकट्ठा करना और डिसअसेंबल का मतलब होता है अलग हो जाना या फिर जुदा हो जाना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो पहले साइटोस्केलेटन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दरअसल स्पिंडल फाइबर्स को असेंबल करने में और डिसअसेंबल करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने आपको क्रोमोसोम दिखा है। असल में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जैसे ही ये क्रोमोसोम की कैनेटोकोर पे बाइंड करते हैं तो इनका काम होता है क्रोमोसोम को लाइन अप करना, इकट्ठा करना, एक तरतीब में लेके आना मेटाफेज स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये काम होता है इसका असेंबल। और एनाफेज स्टेज के दौरान जैसे ये क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सेपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारे दो डॉटर नए बनने वाले जो डॉटर सेल हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन उनमें क्रोमोसोम आपको सेपरेट अलग अलग इक्वल अमाउंट में इक्वल तादाद में आपको जाते हुए नजर आते हैं। तो ये इनका रोल है पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि दरअसल ये जो आपको स्पिंडल नजर आ रहे हैं ग्रीन शेड में, ये बने होते हैं किस चीज के, ट्यूबुलाइन प्रोटीन के, जो कि दरअसल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके प्लांट और एनिमल में फंक्शन अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर इनके क्या फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हाट इज मेंट बाय माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस स्टूडेंट याद रखिएगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर 21 सेकंड में आप इसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ माइटोटिक अपरेटस दो चीजों का मजमुआ है। सेंट्रियोल हमारे पास ये आपको एक इस साइड पे नजर आ रहे हैं, दूसरे इस साइड पे नजर आ रहे हैं। इन सेंट्रियोल से दो तरह के फाइबर जो है वो निकलते हैं। एक फाइबर आपको वो नजर आएंगे जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखिए जो इस तरफ मैंने आपको शो किए, और एक फाइबर आपको वो नजर आ रहे हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से।
ये जो फाइबर आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एस्टर, और ये फाइबर जो आपको इनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, इधर से इस साइड पे, इधर से इस साइड पे, दे आर नोन एज द पोलर स्पिंडल। अब ये एस्टर और स्पिंडल, ये दोनों चीजें मिलकर स्टूडेंट याद रखिएगा ये क्या बनाती हैं, दे आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। और माइटोटिक अपरेटस का काम क्या होता है, इन एस्टर और स्पिंडल फाइबर का काम ये होता है कि ये क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मुनज़्ज़म फॉर्म में ले आते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इनके क्रोमोसोम को जैसे ही ये ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनका काम होता है क्रोमोसोम को लाइन अप कर देना। तो ये माइटोटिक अपरेटस का काम है। तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर इनका क्या रोल है। एनिमल सेल में यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए। एनिमल सेल के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा ये इन्वॉल्व होते हैं सीलिया की फॉर्मेशन में, फ्लैजेला की फॉर्मेशन में, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में, और उसके बाद ये बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन में। तो सीलिया और फ्लैजेला, आप सबको पता है कि सीलिया और फ्लैजेला जो है मूवमेंट में इन्वॉल्व है, और उसके बाद सेंट्रियोल का भी आपको पता है कि सेंट्रियोल जो है ये एस्टर और स्पिंडल फाइबर बनाने में इन्वॉल्व है। और उसके बाद बेसल बॉडी, स्टूडेंट याद रखिएगा बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन के नीचे वो पार्ट है, वो एरिया है जहां से फ्लैजेला राइज होते हैं या फिर सीलिया राइज होते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक ये एनिमल के अंदर इनका। उसके बाद जो अगला रोल है एनिमल सेल के अंदर वो है मेंटेन द सेल शेप। इनका काम होता है ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं बाय रेजिस्टिंग द कंप्रेशन और पुशिंग। यानी ये क्या करते हैं, ये सेल का जो मटेरियल है उसको पुश करके, धकेल के, अपनी अपनी जगह पे उसको रोक के, रेजिस्ट करके, इनका काम होता है सेल की शेप को क्या करवाना, मूव करवाना, सेल की शेप को मेंटेन रखना। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी मूवमेंट की कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किस काम में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है मूव द ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज को, सेल के अंदर पड़ी हुई ऑर्गेनेलीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको दो तरह की प्रोटीन नजर आ रही है। जो रेड शेड में आपको नजर आ रही है दीज आर कॉल्ड अल्फा ट्यूबुलाइन प्रोटीन, और ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रही है दीज आर कॉल्ड द बीटा ट्यूबुलाइन प्रोटीन। दरअसल ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलाइन प्रोटीन जो है दीज आर द मोनोमर्स। ये मोनोमर्स हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो हमारे पास अल्फा और बीटा ट्यूबुलाइन प्रोटीन का क्या बन जाता है, डाइमर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दरअसल ये अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन, इस तरह अल्फा और बीटा के क्या नजर आ रहे हैं, डाइमर्स जो है नजर आ रहे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को क्या करें, मेंटेन करें, और इनका रोल है सेल की शेप को मेंटेन करने में। तो यहां तक हमने बात की माइक्रोट्यूब्यूल्स के हवाले से। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के हवाले से। व्हाट आर द माइक्रोफिलामेंट्स? जी माइक्रोफिलामेंट्स दे आर एक्सट्रीमली थिन। मतलब किसके मुकाबले में ये थिन होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल के मुकाबले में आपको थिन नजर आएंगे। दे आर द कंट्रक्टाइल फाइबर्स, कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मसल कंट्रक्शन जैसा कि हो गया, तो ये कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व इन द साइक्लोसिस। व्हाट इज मेंट बाय साइक्लोसिस? स्टूडेंट आपको याद होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर साइटोप्लाज्म वाला सुना है तो मैंने उसमें साइक्लोसिस की डिफाइन आपको बताई थी। साइक्लोसिस दैट इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, या मैंने आपको ये बताया था कि दैट इज नोन एज द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो ये हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दरअसल ये साइक्लोसिस में इन्वॉल्व हैं, कंट्रक्टाइल फाइबर्स को बनाने में, और ये बिल्कुल क्या होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर है वो हमारे पास है 7 से 8 नैनोमीटर, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे मैंने माइक्रोट्यूब्यूल का आपको बताया 25 नैनोमीटर, तो इसके मुकाबले में वो बिल्कुल ही कम, यानी 7 से 8 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर, तो ये बिल्कुल बारीक होंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इनके फंक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोफिलामेंट्स दे आर इन्वॉल्व इन द मसल कंट्रक्शन। ये आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हमारे ये माइक्रोफिलामेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग द टेंशन। तो इनका काम होता है ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल के पार्ट्स को, सेल के कंपार्टमेंट्स को पुल करके बिल्कुल अपनी तरफ जो है वो खींच के हर एक पार्ट को अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, जिससे प्रॉपर हमारे सेल की शेप जो है वो मेंटेन रखती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन, यानी पुलिंग फोर्स के जरिए ये सेल की सारी ऑर्गेनेल्स को अपनी अपनी जगह पे पुल करके रखते हैं, ताकि उनका डेफिनेट शेप जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहे और कोई भी ऑर्गेनेल अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के दूसरे रोल की, मोटेलिटी बाय द सूडोपोडियम। आपके जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये जानदारों को, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक प्रोटिस्टा अमीबा जो है प्रोटिस्ट बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल से यूनिसेलुलर जानदार है। दरअसल इनमें जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है सूडोपोडिया फॉर्मेशन की, दरअसल ये जो सूडोपोडिया है स्टूडेंट याद रखिएगा, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, जिस साइड पे याद रखिएगा साइटोप्लाज्म मूव करके जाता है, यानी साइटोप्लाज्म की साइक्लोसिस
यहाँ पे इस सोडोपोडिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। जिस साइड पे आपको ये साइटोप्लाज्म मूव करता हुआ नजर आएगा, वहां पर फिंगर लाइक आपको ये प्रोजेक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सोडोपोडिया। तो अमीबा के अंदर ये जो सोडोपोडिया फॉर्मेशन है, दरअसल इनका रोल होता है कि जिस साइड पे सोडोपोडिया बनते जाएंगे, अमीबा जानदार जो है अपनी सेल की शेप भी चेंज कर लेंगे और अपने आप को उसी तरफ जो है मूव करवा लेते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जो तीसरा रोल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल डिवीजन इन द एनिमल। स्टूडेंट याद रखिएगा, माइक्रोफिलामेंट जो है एनिमल के अंदर सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, शायद आपको याद होगा ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस एक सेल जो है जब वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो स्टूडेंट सबसे पहले सेल की मेम्ब्रेन जो है वो पिंच ऑफ होती है। और सेल की मेम्ब्रेन की कंट्रैक्शन के लिए सेंटर से पिंच ऑफ होने के लिए याद रखिएगा हमें क्या चाहिए, हमें ये माइक्रोफिलामेंट चाहिए। दरअसल यही माइक्रोफिलामेंट ही होते हैं जो क्या करते हैं, दरअसल एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल को सेंटर से पिंच ऑफ करते हैं और हमारा सेल जो है एक से दो नए डाटा सेल में डिवाइड हो जाता है। यानी क्लीवेज प्रोसेस में, या फिर अगर हम एनी प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे आपको यह समझना है कि प्लांट सेल में जो सेल डिवाइड हो रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दरअसल वो गाल्जी वेसिकल इकट्ठे होते हैं और जिस जगह पे गाल्जी वेसिकल इकट्ठे होते हैं वहां पे एक फ्रिग्मोप्लास्ट प्लेट बनती है। आपके प्लांट सेल उस फ्रिग्मोप्लास्ट एरिया वाली जगह से एक सेल जो है वो दो डाटा सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो स्टूडेंट एनिमल सेल में फ्रिग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन नहीं होती। प्लांट सेल में फ्रिग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ये पिंच ऑफ होती है, दरमियान से सेंटर से कंट्रैक्ट होती है। और दरअसल इसकी कंट्रैक्शन का रिस्पांसिबल कौन है, हमारी एक्टिन प्रोटीन्स हैं जो कि सेंटर से कंट्रैक्ट होती है और हमारा एक सेल जो है क्लीवेज फॉर्मेशन के जरिए एक सेल जो है वो दो डाटा सेल में आपको डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपने इस तरह से इनका रोल याद रखना है कि सेल में सेल डिवीजन के दौरान, साइटोकिनेसिस के दौरान हमारे पास जब साइटोप्लाज्म एनिमल सेल का डिवाइड होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उस वक्त ये जो क्लीवेज फॉर्मेशन है दरअसल वो किसकी वजह से हो रही है, माइक्रोफिलामेंट्स की कंट्रैक्शन की वजह से हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं, डायग्राम एक मैंने दी हुई यहाँ पे, ये दरअसल आपकी मसल्स की प्रोटीन है और हमारे मसल्स में तीन तरह की प्रोटीन होती है। एक हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रही है रेड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन। और उसके बाद दूसरी आपको ये ग्रीन शेड में हेलिकल फॉर्म में नजर आ रही है, दैट इज नोन एज द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और इस एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पर आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा है एक प्रोटीन का, दैट इज नोन एज द ट्रोपोनिन। ये आपकी तीन प्रोटीन है। अब ट्रोपोनिन इसमें T1 जो है, ट्रोपोनिन 1 ये अटैच होती है एक्टिन प्रोटीन के साथ, जो ट्रोपोनिन 2 है ये अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और जो थर्ड आपको ट्रोपोनिन 3 नजर आ रही है, दरअसल ये यूज होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। यानी इस ट्रोपोनिन 3 पर आके कैल्शियम आयन अटैच होते हैं और जैसे ही ट्रोपोनिन 3 पर कैल्शियम आयन अटैच होंगे तो हमारे पास जो एक्टिन है वो बिल्कुल ट्रोपोमायोसिन बिल्कुल ट्विस्ट कर जाएगी एक्टिन के ऊपर, और एक्टिन के जो एक्सपोज सरफेस एरिया जिनके साथ आके मायोसिन प्रोटीन के हेड ने क्रॉस ब्रिज आके बनाना है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। क्लियर? और जब एक्सपोज हो जाएंगे तो हमारे पास एक्टिन के एक्सपोज एरिया जैसे ही नजर आएंगे तो हमारे पास जो मायोसिन प्रोटीन है, थिक प्रोटीन होती है मायोसिन यहाँ पे मसल के अंदर, वो आके इन एक्सपोज एरियाज के साथ अपने हेड रीजन को बाइंड करती है और फिर एटीपी की मदद से कंट्रैक्शन होगी और हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक कि जो आपकी एक्टिन प्रोटीन है दैट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन प्रोटीन और इस तरह से हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस है जिसमें आपके मसल की कंट्रैक्शन में ये तीनों प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। उसमें एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रोपोनिन है। और एक्टिन याद रखिएगा हमेशा जो है ये आई बैंड में आपको नजर आएगी, यानी हमारे जो लाइट बैंड होते हैं, और जो ट्रोपोमायोसिन है सॉरी जो आपकी मायोसिन प्रोटीन है वो हमारे ए बैंड के अंदर होती है जो कि हमारे थिक बैंड होते हैं या जिनको हम डार्क बैंड का नाम देते हैं। उसके बाद ये डायग्राम में एक पॉइंट और दिया है कि एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे दो तरह की होती है, एक को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर या जी एक्टिन, और दूसरे को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड फिलामेंटोस या इसको हम एफ एक्टिन का भी नाम देते हैं। तो ये आपने एक पॉइंट ये भी याद रखना है। तो यहां तक हमने बात की माइक्रोफिलामेंट की। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड फिलामेंट, तीसरे फाइबर की बात करते हैं, that is known as the intermediate filament. Why it is called the intermediate filament? उसकी वजह यह है स्टूडेंट कि अगर हम इनका डायमीटर देखें तो सबसे ज्यादा जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है वो माइक्रोट्यूब्यूल का नजर आ रहा है जो कि 25 नैनोमीटर है। उसके बाद जो आपको सबसे कम डायमीटर नजर आ रहा है वो माइक्रोफिलामेंट का नजर आ रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर ना तो 25 नैनोमीटर से ज्यादा है और ना ही बिल्कुल 7 या 8 नैनोमीटर से कम है। तो ये इसके और इसके दरमियान वाली फॉर्म है। और कितना डायमीटर आपको नजर आ रहा है, 8 से 10 नैनोमीटर। इस वजह से हम इनको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर माइक्रो और जो आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनके डायमीटर के दरमियान में आपको डायमीटर इनका नजर आ रहा है जो कि 8 से 10 नैनोमीटर, इस वजह से हम इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम देते हैं। जी सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रोल की। इंटरमीडिएट फिलामेंट दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना टू द न्यूक्लियर एनवेलप, सेल के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको ये प्रॉपर सपोर्ट देते हैं और साथ ही सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में भी हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट का किरदार होता है। जी दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड द इंटीग्रेशन बिटवीन द सेलुलर कंपार्टमेंट्स। जी कैसे सेलुलर कंपार्टमेंट्स के दरमियान ये इंटीग्रेशन शो करते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा, सेल के अंदर मौजूद जितनी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं उन सब का आपस में इंटीग्रेशन करवाना, आपस में रब्त रखवाना, आपस में कम्युनिकेशन करवाना, एक ऑर्गेनेली का दूसरे के साथ लिंक करवाना, दरअसल ये किन फिलामेंट का काम है? दैट इज द रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर है यहां तक? तो दैट इज मेंट बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर पड़ी हुई तमाम तर कंपार्टमेंट्स जितने भी उसके ऑर्गेनेलीज हैं उन सब का आपस में कम्युनिकेशन, आपस में उनका जो लिंक है, दरअसल वो कौन करवा रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करवा रहे हैं। ये स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कौन कौन सी है। जैसा कि हमारे पास केराटिन प्रोटीन है और केराटिन प्रोटीन के बारे में आप सारे जानते हैं कि ये हमारे हेयर्स के अंदर, हमारे नेल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसके बाद जो है विमिंटन प्रोटीन एक हमारे पास है, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये भी उसी की बनी होती है और ये असल में बेसिक कंपोनेंट जो है ना, बेसिक यूनिट वो विमिंटन प्रोटीन है। हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक सब यूनिट है वो विमिंटन प्रोटीन है, ये आपने याद रखना। और उसके बाद लेमिन प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस को मेंटेन रखने में, न्यूक्लियस को अपनी जगह पे अपने सेल के सेंटर में बिल्कुल रखने में, उसको वहीं पे मरकज करवाने में लेमिन प्रोटीन जो है ये मौजूद होती है। तो ये तीन प्रोटीन आपको किसकी नजर आ रही है? इंटरमीडिएट फिलामेंट की। नंबर 1 केराटिन है, दूसरी विमिंटन है और तीसरी क्या है? लेमन। जी स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं? मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग द टेंशन। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ये पुलिंग फोर्स के जरिए जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं उनको उनकी जगह पर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हर एक ऑर्गेनेलीज को पुल करके अपनी अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं ताकि कोई ऑर्गेनेलीज जो है वो आगे पीछे ना हो। तो ये इनका काम है। उसके बाद आते हैं एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज। तो ये बात यहाँ पे मैंने बताई हुई है कि इनका काम क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, कि ये न्यूक्लियस को या फिर कुछ और ऑर्गेनेलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फिक्स कर दी जाती हैं अपनी जगह पे कि वो कहीं पर भी ना जाए। तो दरअसल उनको कौन फिक्स कर रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट उसके बाद ये छोटी सी एक डायग्राम बनी है। दरअसल ये डायग्राम हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बेसिक यूनिट के, जिसको हम विमिंटन प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। दैट विमिंटन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द 3 चेन्स ऑफ प्रोटीन। इसमें आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेना है बिल्कुल, और उस पे सारी की सारी विमिंटन प्रोटीन जोड़ देनी है और सेंटर में एक प्रोटीन की लाइन आपको ये ब्लू शेड में नजर आ रही है। तो ये टोटल 3 चेन आपको विमिंटन प्रोटीन की यहाँ पे नजर आ रही है। अब स्टूडेंट हमने ये देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट भी टेंशन के जरिए, पुलिंग फोर्स के जरिए सेल की ऑर्गेनेलीज को सेल के अंदर मेंटेन कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सेल को, न्यूक्लियर एनवेलप को सपोर्ट दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रहा है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके दरमियान इंटीग्रेशन करवा रहा है। उसके बाद अगर माइक्रोफिलामेंट को देखें तो ये भी सेल की शेप को मेंटेन करवा रहा है। ठीक है जी, मोटेलिटी ऑफ सोडोपोडिया की हरकत दिलवा रहा है, सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व है, मसल कंट्रक्शन में ये इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करें तो ये माइटोटिक अपरेटस को बनाने में इन्वॉल्व है। इसी तरह से ये भी ये इनमें पुशिंग फोर्स होती है, ये ऑर्गेनेलीज को पुश करके या फिर ऑर्गेनेलीज को मूव करवाने में इनका भी रोल है। तो ये सारे के सारे जो आपको ये 3 फाइबर नजर आ रहे हैं, इनका मेन मरकज एक ही है कि ओवरऑल सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, ओवरऑल प्रॉपर सेल की शेप को मेंटेन रखना। तो ये तीनों फाइबर जो है मिलकर काम करते हैं। इस वजह से हम इनको, क्योंकि ये तीनों फाइबर मिलके सेल को प्रॉपर शेप दे रहे हैं, सेल की प्रॉपर शेप को मेंटेन रख रहे हैं और ये सेल को प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर बातें समझ आई होंगी। यहां तक के लिए काफी। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम अपना अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज।